दी फोर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविधान की सीरीज के अंतर्गत आज हम संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि दिल्ली कैसे राष्ट्रीय राजधानी बनी है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पार्टी व्यवस्था को समाप्त किया गया था, ठीक है। और क्यों कुछ लास्ट में एमसीक्यू भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। देखें, अब कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति पार्लियामेंट कैसे लॉ बनाने का काम करती है, ठीक है। देखें, अब कानून बनाने की संसद की शक्ति में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीनों सूचियों, जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। याद रखें, जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती है, तो संघ शासित प्रदेशों के लिए जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, संसद। चाहे वो केंद्र सूची हो, चाहे वो राज्य सूची हो और चाहे वो संवर्ती सूची हो, तीनों सूचियों के लिए संसद कानून बनाती है। दूसरी बात, राष्ट्रपति जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली व दमन और दीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। याद रखें, जो संघ शासित प्रदेश है उसके लिए जो राष्ट्रपति हैं ये नियम बना सकते हैं, जबकि कानून कौन बनाएगा, संघ शासित प्रदेशों के लिए संसद यानी पार्लियामेंट बनाएगी। जो अगली बात है, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम संसद के अधिनियम के समान प्रभावी होते हैं। संसद केंद्र शासित, देखें याद रखो कि जो राष्ट्रपति नियम बनाएगा, जिस प्रकार संसद के एक्ट या अधिनियम चलते हैं उसी के समान क्या होते हैं, प्रभावी या लागू होते हैं, ठीक है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। याद रखें कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, और वो हाई कोर्ट कौन बनाएगा भाई, वो कौन बनाएगा, संसद। याद रखें कि केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, और ये जो हाई कोर्ट बनाएगा ये कौन बना सकता है भाई, संसद बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला ये है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसके तहत सामान्य हित के मामलों पर सलाह देने के लिए भारत में जोनल काउंसिल का प्रावधान किया गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि भारत में जो जोन बांटे गए थे ABC, ये जो जोन बने हुए थे, तो जोनल काउंसिल का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। याद रखें, इस संविधान संशोधन के तहत पार्ट वाली जो व्यवस्था थी उसे भी क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। तो ये भी बात याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय कौन बनाता है, वो संसद बनाती है। दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रपति नियम बनाता है संघ शासित प्रदेशों के लिए, वो संसद के समान बनाए गए कानून के समान क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और जोनल वाला जो मामला है वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, 1956 की बात है। अगली बात देखें, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। ये 100% एग्जाम में आता है कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये है आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है। ये 100% एग्जाम में आता है कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान या दिल्ली के विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में लागू किया गया, तो 239। देखें, याद रखो कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी NCR के रूप में परिभाषित किया गया। तो प्रश्न आता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था, वो था 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में। और इस 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी NCR का दर्जा दिया गया था, ठीक है। दूसरी बात, दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, ठीक है, सीधे जनता द्वारा चुना जाना करने तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। याद रखो, दिल्ली के लिए आपका विधानसभा, देखें संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे दो संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाओं का गठन हुआ है। तो याद रखो, दिल्ली में विधानसभा है और पुदुचेरी में विधानसभा है संघ शासित प्रदेशों में। तो दिल्ली में विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं भाई, 70 सदस्यीय विधानसभा है और तथा 7 सदस्यीय यहाँ पर क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं भाई, तो 70 सदस्यीय विधानसभा है और 7 सदस्यीय क्या होती है भाई, मंत्रिपरिषद। ये दिल्ली NCR की बात हो रही है, ठीक है। अगली बात देखें, भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने का प्रावधान। अब देखें चुनाव कैसे होते हैं, तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें क्षेत्र का प्रशासन उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो राष्ट्रपति उपरोक्त प्रावधानों को निलंबित कर सकता है तथा क्षेत्र
के प्रशासन के लिए आवश्यक या आकस्मिक प्रावधान बना सकता है। ये अनुच्छेद 356 है। 352, 356, 360, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन। तो याद रखो, जब केंद्र शासित या केंद्र सरकार के अनुसार राज्यों में कानून व्यवस्था नहीं बनाई जाती है तो फिर केंद्र सरकार उसके अपने अधिनियम में ले लेता है, जिसे हम 356 के तहत क्या कहलाता है, राष्ट्रपति शासन कहलाता है। यही इसमें लिखा हुआ है। अगली बात देखिए, अगली बात, उपराज्यपाल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ठीक है, उपराज्यपाल को ऑर्डिनेंस प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश को विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित कराना आवश्यक है। तो प्रश्न आएगा, ऑर्डिनेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो मैं आप बताऊंगा कि आर्टिकल 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और आर्टिकल 213 के तहत राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो इसको ऑर्डिनेंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित कराना आवश्यक है अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को। उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच मतभेद के मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मामलों को राष्ट्रपति के संज्ञान में लेते हैं तथा उनके निर्णय के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। ये साधारण सी बातें हैं सब। अगला देखें, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्शी समितियां। भारत सरकार नियम 1961, गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून, वित्त और बजट से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। तो याद रखें कि भारत सरकार नियम अधिनियम 1956 जो गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों के कानून, वित्त और बजट से संबंधित सभी मामलों के नोडल मंत्रालय है। मतलब संघ शासित प्रदेशों का नोडल मंत्रालय का काम कौन करता है, गृह मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो गृह मंत्रालय है, ये आपका संघ शासित प्रदेशों के लिए कानून, वित्त और बजट संबंधी मामलों का नोडल मंत्रालय है, ठीक है। इसके अलावा सभी 5 केंद्र शासित प्रदेशों मंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, लद्दाख, इन केंद्र शासित प्रदेशों में गृह मंत्रालय सलाहकार समिति, प्रशासनिक सलाहकार समिति का फोरम है। इसके अलावा देखें, सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। प्रशासनिक सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रशासक द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा अब देखें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संबंध क्या होते हैं, कि राज्य क्या है और संघ शासित प्रदेश क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखें, राज्य केंद्र के साथ संबंध संघीय होते हैं और इसमें केंद्र के साथ संबंध कैसे होते हैं, एकात्मक होते हैं, मतलब केवल और केवल केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। यहाँ पर संघीय संपर्क होते हैं। शक्तियों का केंद्र के साथ साझा वितरण करते हैं, मतलब इनकी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के साथ बटी होती हैं बराबर बराबर, लेकिन इनका प्रशासन और नियंत्रण सीधे कौन करता है, केंद्र सरकार, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच दोनों शक्तियों का क्या होता है, वितरण होता है। और वहां पर कौन प्रशासक शक्तियां किसके पास ज्यादा होती हैं, केंद्र सरकार के पास। राज्य क्या रहते हैं, स्वायत्तता रखते हैं, अर्थात स्वतंत्रता रखते हैं, और ये स्वायत्तता नहीं रखते हैं क्योंकि इनको केंद्र सरकार चलाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था होगी उसमें क्या होती है, एक रूपता होती है, जबकि इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता नहीं होती है, ठीक है। कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जो कार्यकारी प्रमुख होता है यहाँ का कौन होता है, राज्यपाल होते हैं, जबकि कार्यकारी प्रमुख को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं कहीं प्रशासक कहलाते हैं, कहीं कहीं उपराज्यपाल कहलाते हैं, कहीं कहीं मुख्य आयुक्त कहलाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहाँ पर प्रशासक होते हैं, कहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं और कहाँ पर मुख्य आयुक्त होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। याद रखो, राज्यों में राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रशासक राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, वहां पर राज्यपाल के जैसा कौन काम करता है, प्रशासक काम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, संसद अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। मतलब याद रखो कि राज्य में संबंधी मामलों में राज्य ही कानून बनाएगा, लेकिन विशेष स्थिति में कौन कानून बना देता है, संसद। लेकिन यहाँ पर क्या है, संसद केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राज्य सूची के अंतर्गत तीनों सूचियों के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, तीनों सूचियों के किसी भी विषय पर। यहाँ याद रखें कि राज्यों में राज्य सरकार कानून बनाती है, विशेष स्थिति में केंद्र सरकार कानून बनाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमेशा केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी तीनों सूचियों में, ठीक है। अगला देखें, राज्य पुनर्गठन आयोग समितियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन सी समिति का क्या काम था, कौन सी समिति कब आई थी, तो ये महत्वपूर्ण है। तो पहली समिति लिखी हुई है सर हर्बर्टले रिजले आयोग। तो ये कब आया था भाई, 1903 में आया था, ठीक है। तो सर
हर्बर्ट रिजले आयोग। ठीक है, काम क्या था? भाषाई आधार पर बंगाल के विभाजन की अनुशंसा की थी। इसने कहा था कि भाषा के आधार पर बंगाल का क्या कर देना चाहिए? विभाजन कर देना चाहिए। तो प्रश्न आएगा कि हर्बर्ट रिजले आयोग कब आया था? 1903 में आया था। क्या इसने अनुशंसा की थी कि भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर बंगाल को क्या कर देना चाहिए? अलग अलग कर देना चाहिए। मतलब जहाँ के लोग जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं उस आधार पर बंगाल का पार्टिसिपेशन कर दो। अगला 1928 बहुत महत्वपूर्ण है, मोतीलाल नेहरू समिति। प्रश्न आता है नेहरू समिति कब बनी थी? तो नेहरू समिति जो है ये 1928 में बनी थी। मोतीलाल नेहरू इसके प्रमुख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या सुझाव दिया था? तो जनसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक, भाषा एवं जनता की इच्छा को आधार माना। इन्होंने जनसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक, भाषा और जनता की इच्छा को क्या माना था? आधार माना था। ये है मोतीलाल नेहरू का नेहरू समिति, जो कब आई है भाई? 1928 में आई है। देखिए, इसके अलावा अगली जो समिति है 1936 में आई है, संवैधानिक सुधार समिति। ठीक है, अब संवैधानिक सुधार समिति ने क्या प्रावधान दिया था? सिंध प्रांत का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए? सांप्रदायिक आधार पर किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आएगा कि सिंध प्रांत का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया जाना चाहिए, ये किस समिति ने अनुशंसा दी थी? तो ये देने वाली समिति थी संवैधानिक सुधार समिति। और संवैधानिक सुधार समिति कब आई थी भाई? 1936 में आई थी, जिसने सिंध प्रांत का गठन सांप्रदायिक आधार पर करने जाने की व्यवस्था की थी। अगला जो है 1948 में आया था, कौन सा? धर आयोग। धर आयोग ने क्या कहा था? ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आधार माना। मतलब धर आयोग जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश करने के लिए धर आयोग आया था। ठीक है, तो इन्होंने ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सुधार को आधार माना था। अगला जो है 1948 में JVP समिति आई थी। इसने औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर होना चाहिए। देखिए, शुरुआती समय में जो आयोग आया था वो ये कह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन जब JVP समिति आई थी, JVP मतलब है जवाहरलाल नेहरू, B का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और P का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। ये जवाहरलाल नेहरू है, ये वल्लभ भाई पटेल हैं और ये पट्टाभी सीतारामैया है, JVP। तो JVP समिति आई थी तो इसने कहा था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है ये भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, JVP समिति ने इसने औपचारिक रूप से भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अस्वीकार किया था। ठीक है, तो राज्यों का जो पुनर्गठन है ये भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भाषा का जो गठन है वो राज्यों का जो गठन है ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि पहले राज्य भाषा के आधार पर बन रहे थे। तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओगे तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे, अतः भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाओ। ठीक है, अगला 1953 में आया था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो राज्यों का पुनर्गठन है इसमें किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन इसमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया? अस्वीकार किया। ठीक है, हाँ, अब देखें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। जैसे पहला प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ठीक है, राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ और राज्यों का संघ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहला आर्टिकल कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका राज्यों का परिसंघ है। ठीक है, जो भारत है वो राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका राज्यों का क्या है? परिसंघ है। इसका मतलब ये होता है कि भारत के राज्य चाहे के भी जो हमारे राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, जबकि अमेरिका परिसंघ है, मतलब अमेरिका के राज्य भारत से अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगली जो बात है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आ बा सादा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1951, 1954, 1956 और 1962। ठीक है, तो याद रखो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया और इसके तहत पार्टों वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। जो भारत में आबा सादा पार्ट बने हुए थे, इस आबा सादा पार्ट व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, अगली जो बात है देखें, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया गया? ठीक है, तो जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर मैसूर नहीं है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जूनागढ़ भी ठीक है,
जनमत संग्रह हुआ था, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुआ था ऑपरेशन पोलो, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था। तो यही प्रश्न है। ठीक है, देखें जूनागढ़ में आपका क्या है, जनमत संग्रह हुआ था, लोगों से वोटिंग करवाई गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान किया था कि हमें भारत में शामिल होना है बाद में। ठीक है, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्यवाही करवाई गई थी, और पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में हैदराबाद को शामिल किया गया। और जूनागढ़ जो जम्मू कश्मीर है, ये आपका विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल हुआ है। और ये 3 राज्य ऐसे राज्य हैं जो बाद में शामिल हुए हैं। तो यही पूछा था गया था कि बाद में कौन। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, जम्मू कश्मीर के राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ओ राजा हरी सिंह, राजा हरी सिंह, हरिश्चंद्र नहीं, राजा हरी सिंह। ठीक है, हाँ। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखें 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतों के एकीकरण का इन्हें जनक कहा जाता है। 31 अक्टूबर को इनका जो जन्मदिन है वो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन आपका एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की रियासतों को एक किया था। ठीक है, इस वजह से रियासतों के एकीकरण में किनका हाथ था? वल्लभ भाई पटेल का। अगला, भारत की देसी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब 2 व्यक्तियों के देखें, वल्लभ भाई पटेल तो हैं ही, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और कौन है भाई? बीपी मेनन। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। ठीक है, तो हाँ जो भी हो, याद नहीं है मुझे। ठीक है, अगला देखें, हाल ही में किन राज्य को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया? मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर की धारा 370 को निलंबित किया गया। ठीक है, और उसमें जो 35A था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो कौन से राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हुआ है? जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, हाँ। तो ये था हमारा वीडियो। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के अंतर्गत अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।